हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्लास 3 है, सीरीज में क्लास 3 है। अगर आपने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी है, आप जाके देखिए हमारे चैनल पे सीयूटी निम्बस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दश्त ए मार्गो ऑल्सो नोन एज डेजर्ट ऑफ डेथ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान और चाइना। तो आप बताइए इन चारों में से डेजर्ट ऑफ डेथ या फिर दश्त ए मार्गो कहाँ लोकेटेड है? गेस कीजिए। योर आंसर इज सी, अफगानिस्तान। ठीक है, ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है। कहाँ पे? हेलमंड एंड निम्रूज प्रोविंस में। ये सदर्न प्रोविंस है, हेमलैंड एंड निम्रूज। चलिए हम देख लेंगे इसे मैप में। ये देखिए, ये आपको मैप दिख रहा है। यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा, इधर आपको अरेबियन सी दिखेगा, है ना, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विद कैपिटल काबुल। यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो रेड एरिया मार्क्ड है, दिस इज दश्त ए मार्गो। ठीक है जी, तो आपको मैप में अच्छे से दिख गया। कौन सी प्रोविंस में आता है? हेलमंड एंड निम्रूज के सदर्न प्रोविंस में आता है दश्त ए मार्गो। ध्यान रखेंगे, ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इट इज कॉल्ड डेजर्ट ऑफ डेथ। तो डेजर्ट ऑफ डेथ इसे क्यों कहते हैं? ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यहाँ पे रहती है, उसकी वजह से इसे कहते हैं डेजर्ट ऑफ डेथ और दश्त ए मार्गो इन अफगानिस्तान। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन साइबेरियन क्लाइमेट। तो आपको बताना है साइबेरियन क्लाइमेट में कौन से तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडुअस, कॉनिफेरस, ट्रॉपिकल और मॉन्टेन ग्रासलैंड्स। तो इनमें से आपको बताना है कौन से फॉरेस्ट हैं साइबेरियन क्लाइमेट में। देखिए इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए साइबेरियन क्लाइमेट है क्या, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो हम पूरा अच्छे से देखेंगे। पहले आपको आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर इज बी, कॉनिफेरस। कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आप कह सकते हो। Siberia is an extensive geographical region comprising all of North Asia from Ural Mountains in west to the Pacific Ocean in the east. तो इस स्टेटमेंट में आपको एक चीज दिख रही है, साइबेरिया क्या है? देखिए ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल रीजन है ना, जो कि कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ एशिया में। एशिया के नॉर्थ में लाई करता है, एशियन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में। और यूराल माउंटेन्स इन द वेस्ट, इसके वेस्ट में आती है यूराल माउंटेन्स और ईस्ट में है पैसिफिक ओशन। ये देखिए ये है ग्लोब, इसमें जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज साइबेरियन रीजन, है ना। तो ये एशियन कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ना यहाँ वाला, इस एशियन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में आता है साइबेरियन रीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमने फॉरेस्ट की बात करी है तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें हमें एक चीज पता चली कि साइबेरियन रीजन के वेस्ट वाली साइड में क्या आता है? यूराल माउंटेन्स। तो यहाँ पे यूराल माउंटेन्स इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, ध्यान रखेंगे, है ना, यूराल माउंटेन्स। और ईस्ट में आता है पैसिफिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। तो इसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया। अगर आपको इंडिया की लोकेशन अच्छा से पता है कि वर्ल्ड मैप में ये कहाँ पे लाई करता है, तो बाकी जगह इंडिया से आप देख सकते हो कि इंडिया की नॉर्थ में लाई कर रहा है ना, रशिया वाला जो रीजन है यहाँ पे लाई कर रहा है। इसके कुछ और फैक्ट्स हम देख लेंगे। लेक बैकाल, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, यहाँ पे लाई करती है लेक बैकाल। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आप नोट कर सकते हो कि लेक बैकाल जो है वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है जी, यहाँ पे लाई करती है कहाँ पे? साइबेरियन रीजन में, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में लाई कर रहा है। लेक बैकाल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। तो लेक बैकाल के बारे में हमें 3 फैक्ट्स पता चल गए। पहले तो ये वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक है,
दूसरा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तीसरा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो लेक बैकाल साइबेरियन रीजन में है, और साइबेरियन रीजन से हमने क्या पढ़ा कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा बे इज द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड। बे ऑफ बंगाल, हडसन बे, ब्लैकसुड बे और सैंडी बे गिब्राल्टर जिसे हम कहते हैं। तो इनमें से बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर। चलिए गेस कीजिए। सो योर आंसर इज बे ऑफ बंगाल, इट इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। चलिए हम इसकी लोकेशन देखेंगे। पहले तो अगर ये मैप जो आप देख रहे हो, दिस इज इंडिया, है ना, ये है इंडिया, और ये जो बे आप देख रहे हो, ये लाइट है ना, हाईलाइटेड जो एरिया है, दिस इज बे ऑफ बंगाल। आपको देखने को मिलेगा इंडिया के कौन सा कोस्ट आता है, ये ईस्ट कोस्ट है ना, ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट में लाई करता है, और यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश। तो बे ऑफ बंगाल इज द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, आपने ध्यान रखना है, ए इज करेक्ट आंसर। Which among the following articles of Constitution of India abolishes the untouchability? चलिए ये पॉलिटी सेक्शन में हम आए हैं, वर्ड ज्योग्राफी से आप कह सकते हो। आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है abolishes the untouchability। आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। तो कौन सा आर्टिकल है which abolishes untouchability? Your correct answer is 17, आर्टिकल 17 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। चलिए अभी इसके लिए आर्टिकल 17 जो है कहाँ पे लाई करता है, राइट टू इक्वालिटी, है ना, फंडामेंटल राइट्स के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उसमें राइट टू इक्वालिटी जो है ना पार्ट, उसमें लाई करता है। हम फंडामेंटल राइट्स देख लेंगे। देखिए ये है आर्टिकल 12 से कहाँ तक आते हैं, 32, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है, और इसमें आप देखोगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये है फंडामेंटल राइट्स। और हमने देखा आर्टिकल 17 विच लाइज इन राइट टू इक्वालिटी, है ना, और प्रोहिबिशन ऑफ किसका, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की थी। मोहिनी गिरी, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, डॉक्टर गिरिजा व्यास और जयंती पटनायक। तो इनमें से कौन है पहली चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, जयंती पटनायक जी। ये आप देख सकते हो 7 अप्रैल 1932 को इनका जन्म हुआ था, और 28 सितंबर 2022 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, तो इसके बारे में आप देख लीजिए, एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। एम क्या है इसका, टू रिव्यू लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, रिकमेंडेड रेमेडियल मेजर्स एंड इंश्योर देयर राइट्स आर अपहेल्ड। तो आपको ध्यान क्या रखना है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिश हुआ था इन 1992, और इनकी पहली जो चेयरमैन है दैट इज जयंती पटनायक, ये ध्यान रखेंगे। और इसका मेजर एम क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, वुमेन के राइट्स को सेफगार्ड करता है, और उनका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है ये वुमेन के लिए, ध्यान रखेंगे। Next is which among the following document is presented in the parliament as per mandate of article 112। आर्टिकल 112 के तहत इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो आपको बताना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आता है अंडर आर्टिकल 112
that is presented in the parliament. Your correct answer is A. ठीक है, annual financial statement. आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे कि हम बजट भी कहते हैं, ठीक है, बजट, BUDGET. The president shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both the houses of parliament of estimated receipts and expenditure of the government of India for that year. देखिए, जो बजट रहता है हमारा और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहती है, उसे कौन प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट, है ना. लेकिन आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, वो काफ़ी टाइम से जो बजट है उसको रखती है लोकसभा में और राज्यसभा में. तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट इज द वन, है ना, देश का प्रेसिडेंट जो है उन्हें ये प्रेजेंट करना होता है. तो निर्मला सीतारमन जी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इसे रखती हैं इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये ध्यान रखना है ना. तो अगर आपको सवाल आए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 जिसे हम बजट कहते हैं, उसे कौन प्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो योर आंसर विल बी प्रेसिडेंट, नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर, है ना. चलिए, Which among the following Sikh gurus introduced the Gurmukhi script? चलिए, सवाल आता है गुरमुखी स्क्रिप्ट से, है ना. तो इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गुरमुखी स्क्रिप्ट को? गुरु अंगद, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अर्जुन सिंह जी एंड गुरु हराय. तो इनमें से बताइए कौन से वो गुरु हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गुरमुखी स्क्रिप्ट को? आंसर इज ए, गुरु अंगद. ठीक है, गुरु अंगद जो है, पहले देखिए, गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, है ना, पहले गुरु हैं गुरु नानक जी. गुरु नानक अपॉइंटेड गुरु अंगद. गुरु अंगद को गुरु नानक जी ने ही अपॉइंट किया था एज हिज सक्सेसर एंड ही वॉज द सेकेंड गुरु ऑफ सिख. तो ये दूसरे गुरु हैं सिख के, गुरु अंगद जी. इन्होंने compiled the composition of Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurmukhi. तो सवाल अगर आए गुरमुखी से, तो वो किसने इंट्रोड्यूस करी? गुरु अंगद, जो कि दूसरे गुरु हैं, ठीक है, सिखिज्म में. संथरा इज अ रिलीजियस रिचुअल रिलेटेड टू, संथरा और संथारा भी आप कह सकते हो. तो संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल रिलेटेड टू, इनमें से किसको? जैनिज्म, सेविज्म, सक्ता और वैष्णविज्म. योर करेक्ट आंसर इज जैनिज्म. ठीक है, जैनिज्म इज करेक्ट आंसर. और इसमें होता क्या है, संथारा को और क्या कहते हैं? सालेखाना. ठीक है, SALLEKHANA is an important religious ritual in Jainism, जिसमें कि प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरी डेथ होती है थ्रू फास्टिंग. फास्टिंग करके वॉलंटरी डेथ होती है इन जैनिज्म, संथारा और सालेखाना, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नगारा, द्रविड़ा और विसारा. तो आपको नगारा, द्रविड़ा और विसारा की करेक्ट डिस्क्रिप्शन बतानी है कि ये तीनों है क्या. ठीक है, द थ्री मेन रेशियल ग्रुप्स, 3 linguistic divisions, 3 main styles of Indian temples architecture और musical घरानास. तो इन चारों में से ये क्या है? नगारा, द्रविड़ा और विसारा. करेक्ट आंसर इज सी, 3 main styles of Indian temple architecture. देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ना, जीके का. उसमें से पहले आता है नगारा, फिर आता है द्रविड़ा एंड विसारा. तो इन तीनों में आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए. पहले तो इट इज फाउंड, नगारा की हम बात कर रहे हैं, इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया, कैरेक्टराइज्ड बाय कर्वीलिनियर शिखरा और टावर, हम जिसे कहते हैं, ऐसे शिखर बने होते हैं, एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स. तो नगारा जो है नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में. ठीक है, ये इंडिया का मैप अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नॉर्दर्न पार्ट में नगारा स्टाइल आता है टेम्पल्स में. देन आता है द्रविड़ा, ये है कॉमन इन सदर्न इंडिया. ठीक है, तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस पता चला कि नगारा इज इन नॉर्थ इंडिया और द्रविड़ा कहाँ पे?
कहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर है? सदर्न इंडिया। इसमें होता क्या है? पिरामिड शेप टावर्स रहती हैं जिसे हम विमानास कहते हैं, एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन्स, इसमें पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये पिक्टोरियल जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। पहले तो हम अगर नगारा की बात करें तो नगारा ये है ना, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में आता है। नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, दिस इज नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर हम ये देखें दूसरे नंबर पे द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया में जो आता है ना, दिस इज इन नॉर्थ इंडिया, ये आएगा साउथ इंडिया में। इसके जो पिरामिड शेप्ड इस टावर को क्या कहेंगे? विमानास। ठीक है, विमान हम इसे कहेंगे, और इसको हम कहेंगे शिखरा, शिखरा स्टाइल भी रहता है। फिर तीसरा जो स्टाइल आएगा दैट इज विसारा। विसारा स्टाइल में क्या होगा? इन दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, विसारा में क्या होगा? हाइब्रिड स्टाइल ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ नगारा एंड द्रविड़ा। ये देखा जाता है कर्नाटका में बेसिकली। तो विसारा जो स्टाइल है इज इन कर्नाटका बेसिकली, और बाकी दो आपने देख लिए नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ध्यान रखेंगे। इन विच स्टेट जलीकट्टू इज प्लेड इन इंडिया? जलीकट्टू कौन से स्टेट में प्ले किया जाता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। तो चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज बी, तमिलनाडु। ठीक है, जलीकट्टू क्या है? एक पॉपुलर बुल टेमिंग स्पोर्ट है, हेल्ड ड्यूरिंग पोंगल। देखिए पोंगल जो है, चलिए पोंगल मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले जलीकट्टू देख लीजिए। जलीकट्टू क्या है? एक पॉपुलर बुल टेमिंग स्पोर्ट है जिसमें बैल जो होता है उसके साथ ये लोग कुछ गेम खेली जाती है, बुल टेमिंग स्पोर्ट, हेल्ड ड्यूरिंग पोंगल। पोंगल क्या है? मकर संक्रांति को कहते हैं पोंगल इन तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। सेट टू टेक प्लेस इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो जलीकट्टू क्या है? एक पॉपुलर बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि पोंगल के दौरान खेला जाता है इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो स्पोर्ट इवेंट है ड्यूरिंग पोंगल। ठीक है, अगर हम पोंगल की बात करें, देखिए पोंगल क्या है? मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति जो है नए ईयर पे तमिलनाडु में क्या कहते हैं? मकर संक्रांति को पोंगल। अब आप इस मैप को देखिए, मकर संक्रांति को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करें, कश्मीर से, यहाँ पे कहते हैं शिशुर सीनक्रांत। ठीक है जी। देन हिमाचल में माघा साजी, पंजाब में माघी और लोहड़ी। देन उत्तर प्रदेश किचेरी, बिहार झारखंड में क्या कहते हैं? मकर संक्रांति और सकरात। फिर असम में माघ बिहू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, असम में बिहू कहते हैं या फिर माघ बिहू। देन वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, उड़ीसा में कहते हैं मकर संक्रांति अगेन, आंध्रा में भी मकर संक्रांति। तो अलग जो नाम है, अगर मकर संक्रांति के अलावा कोई नाम है किसी स्टेट में, वो आपने ध्यान रखना है। जैसे कि असम में आपने ध्यान रखना है बिहू, तमिलनाडु में ध्यान रखना है पोंगल कहते हैं। ठीक है, और कर्नाटका में कहते हैं सुग्गी, SUGGI, और गुजरात में उत्तरायण। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप डेली करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे फॉलो करते हो, दैट इज CUET निम्बस पे, तो आपने ये देखा होगा क्योंकि हमने कल ही इस मैप को डिस्कस किया था अच्छे से, है ना। चलिए, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान? आपको बताना है कौन सा इंडियन स्टेट लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद भूटान। देखिए, इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैप वर्क बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैप में इंडिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उनके साथ कौन से स्टेट्स जो है बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। देखिए, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कौन सा स्टेट भूटान के साथ शेयर कर रहा है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स इसके बॉर्डरिंग, है ना, इसके बॉर्डर में आते हैं। तो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन चारों में से कौन सा है एक स्टेट? आंसर इज असम। ठीक है जी। चलिए, अब हम इसे अच्छे से मैप में देखेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं इनको मैप से ही याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं भूटान की, ये रहा भूटान। इधर आप जो देख रहे हो कलर्ड जो पिक्चर्स हैं, दिस इज इंडिया, है ना, ये इंडिया है, इंडिया है। इधर आ जाएगा बांग्लादेश। तो भूटान में पहले बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लीजिए, कौन कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। अरुणाचल आता है, असम आता है,
इधर वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा एरिया, ये जो है वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा एरिया है, और सिक्किम का भी हल्का सा एरिया आता है ना। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, तो दैट इज असम। अगर आप मैप में भी अच्छे से देखो तो ये जो एरिया है असम का है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैप वर्क ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये जो एरिया है ये असम भूटान के साथ शेयर कर रहा है, तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ना। चलिए, भितरकनिका मैंग्रोव्स आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है भितरकनिका मैंग्रोव्स कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, आंध्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। ये देखिए, अगर आप ये इंडिया का मैप अच्छे से देख पा रहे हो, ये है इंडिया, यहाँ पे ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट नहीं मैं कह रही हूँ ईस्ट में ना, साउथ वाला जो ईस्ट आता है, साउथ ईस्ट, इधर आता है भितरकनिका नेशनल पार्क। अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लाई कर रहा है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये आता है उड़ीसा में, उड़ीसा के भी बिल्कुल ही ईस्टर्न कोस्ट में ये पार्क प्रेजेंट है, ध्यान रखेंगे। भितरकनिका के बारे में कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। पहले तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, केंद्रपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के केंद्रपरा डिस्ट्रिक्ट में, फेमस फॉर इट्स यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम विच कवर्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पार्क। तो यहाँ पे मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव इकोसिस्टम है, वो आपको देखने को मिलेंगे 70% ऑफ द पार्क में। 70% जो एरिया है वो मैंग्रोव से ही घिरा हुआ है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, एंड दीज फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स। जो भी साइक्लोन्स यहाँ पे आते हैं बे ऑफ बंगाल से, उसके लिए ही एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं कौन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना, जो कि भितरकनिका में आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ की अगर वेजिटेशन और हम हैबिटेट की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है भितरकनिका कहाँ पे है, उड़ीसा के बिल्कुल ही ईस्ट कोस्ट पे, और मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज of India most tribal follow a matrilineal system where lineage and inheritance are traced through women। आपको बताना है कौन से स्टेट्स और यूटीज में ट्राइबल जो एरिया है ना, ट्राइबल लोग हैं वो फॉलो करते हैं मैट्रिलिनियल सिस्टम को। मैट्रिलिनियल सिस्टम क्या होता है, जिसमें लाइनेज और इनहेरिटेंस आर ट्रेस्ड थ्रू वुमेन। जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि अगर ये फैमिली है, फैमिली का एक बेटा है, ठीक है, तो वहीं से लाइनेज आ जाती है, वहीं से जो हेरिटेज या फिर आप कह सकते हो जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटों में आगे बढ़ती है ना। लेकिन एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें लाइनेज और इनहेरिटेंस जो होता है वो विमेन के थ्रू होता है ना। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, कहाँ की ट्राइब्स हैं आपको बताना है, मेघालय, ठीक है। आंसर इज सी, मेघालय में एक ट्राइबल ग्रुप है, कौन से, खासी, गारो एंड जैंतिया ट्राइब्स, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स हैं which predominantly follow a matrilineal system, जहाँ पे फीमेल लाइन में एंसेस्ट्री प्रॉपर्टीज पास होती है ना। जो भी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज है वो एक लाइनेज में फीमेल वाली लाइन में पास होती है। चिल्ड्रन टेक द मदर्स सरनेम, जैसे कि आपने देखा होगा यूजुअली होता क्या है कि जो बच्चों को सरनेम देते हैं वो किसका देते हैं, उसके फादर का। लेकिन इस ट्राइब में गारो, खासी एंड जयंतिया में, जो कि मेघालय को बिलोंग करती है, वहां पे मदर का सरनेम लेते हैं बच्चों को, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द यंगेस्ट डॉटर, ठीक है, सबसे छोटी जो डॉटर होगी वो इनहेरिटेड करेगी। देन women have a prominent role in family affairs and society। तो यहाँ पे women empowerment कुछ ज्यादा दिख रही है ना। गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स ऑफ मेघालय, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेड किस में होगी, women लाइनेज में, और जो यंगेस्ट डॉटर होगी, सबसे छोटी बेटी होगी, दैट विल बी द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो सारी प्रॉपर्टी उसकी लाइन में आगे जाएगी, ठीक है।
जैसे उसको मिला, देन उसकी जो सबसे छोटी बेटी होगी उसको, आगे आगे ऐसे करके ये प्रॉपर्टीज डिवाइड होती है। इन विच ईयर बेनिन गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। चलिए पहले तो बेनिन जो है आपको बताना है, बेनिन ने कब इंडिपेंडेंस ली फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज हैं, तो बेनिन पहले फ्रांस के अंदर था, लेकिन आपको बताना है कौन से साल में बेनिन गॉट इंडिपेंडेंस। 1958, 1959, 1960 और 1961। तो क्या है करेक्ट आंसर, आपको बताना है। करेक्ट आंसर है सी, 1960। ठीक है, 1960 इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे। पहले आप देखिए बेनिन को, ठीक है, ये क्या है, ये है अफ्रीका, है ना। अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज आप अगर यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपको नहीं पता कि बेनिन कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर आप ये मैप आपके सामने आ जाए, नाइजीरिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, लिबिया है, माली है, तो ये सारी कंट्रीज कहाँ पे लाई करती हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज बेनिन। पोर्टो नोवो इज द कैपिटल, है ना। ध्यान रखना है, बेनिन की कैपिटल है पोर्टो नोवो। एक ही क्वेश्चन में काफी सारे आपको की पॉइंट्स मिल जाते हैं, काफी सारा स्टैटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे आप नोट किया कीजिए, है ना। जैसे कि आपको बेनिन पता अगर नहीं पता होगा, तो इट लाइज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद कैपिटल पोर्टो नोवो, है ना। और ये पहले फ्रांस के अंडर था, तो पहले हम फ्रांस को देख लेते हैं। ये है यूरोप, है ना। स्विट्जरलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बेल्जियम साथ में, एंड लग्जमबर्ग, जर्मनी। तो ये सारी कंट्रीज जो है बॉर्डर कंट्रीज, इटली एंड स्पेन, है ना। यहाँ पे छोटी सी कंट्री एंडोरा भी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रांस की ये सारी बॉर्डरिंग नेशंस आ गए। फ्रांस के साथ इधर अटलांटिक ओशन आ जाएगा वेस्ट में, और अगर आप साउथ में देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेडिटरेनियन सी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है फ्रांस के मैप में। तो मैं आपको एक्चुअली मैं बता ये रही थी कि फ्रांस जो है, बेनिन जो है फ्रांस के अंदर था, है ना। 1960 में बेनिन को इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम फ्रांस। ये बेसिक जो डेटा था हमारे पास, है ना, बेसिक क्वेश्चन ये है। उसके बाद आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल गई फ्रांस के बारे में और बेनिन के बारे में, ये नोट कर लिया कीजिए। चलिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आपको बताने हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इंपॉर्टेंट बॉडी है। जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज रहती है उनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। इस सवाल का यहाँ पे लेके आने का ये मतलब है ना। बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान, ये सारी कंट्रीज आप देख रहे हो, ये है गल्फ नेशंस, है ना। गल्फ नेशंस कहाँ पे लाई करते हैं, वेस्ट एशिया में। सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपने। कहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, कुवैत, ठीक है, कुवैत में है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे कुवैत देखने को मिलेगा, और इसकी कैपिटल इज वेरी इजी, कुवैत सिटी, है ना। इसके आसपास के नेशंस अगर आप देखोगे, इधर आ जाएगा इराक इन द नॉर्थ, फिर अगर आप नीचे देखोगे सऊदी अरेबिया आएगा। तो दो ही कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, इराक एंड सऊदी अरेबिया, ध्यान रखेंगे। और पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट, ये है पर्शियन गल्फ, आपने ये ध्यान रखना है। कुवैत में क्या है, हेडक्वार्टर्स है। चलिए, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया द पुंग विच इज अ ड्रम इज अ इंटेग्रल पार्ट। ये देखिए, इनमें से कौन से क्लासिकल डांस में पुंग जो रहता है, एक ड्रम, है ना, जिसे हम ड्रम कहते हैं, इज एन इंटेग्रल पार्ट। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और मणिपुरी, तो इनमें से कौन सा डांस है जिसमें पुंग इज मैंडेटरी और इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डांस। मणिपुरी, आंसर इज मणिपुरी। चलिए, पहले तो ये देखिए, ये जो है दिस इज कॉल्ड पुंग या फिर ड्रम। ध्यान रखेंगे कौन से डांस फॉर्म में आता है, मणिपुरी में। मणिपुरी मेंशन्ड है, तो आपको पहले मणिपुर देखना पड़ेगा इन इंडियन मैप। ये है इंडिया का मैप। बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मणिपुर विद कैपिटल इम्फल, है ना, IMPHAL। इम्फल इज कैपिटल ऑफ मणिपुर। और अगर आप बॉर्डरिंग स्टेट्स देखो,
देखिए आपको बताना है, मणिपुर तो मैंने आपको बता दिया नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है ना, इसके आसपास के स्टेट्स, बॉर्डरिंग स्टेट्स जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, है ना, आपके लिए भी कुछ होमवर्क होना चाहिए। Next question, in which of the following state in India established the country's first carbon dioxide measurement exchange tower? तो कौन से स्टेट में इंडिया के कंट्री का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट एक्सचेंज टावर एस्टेब्लिश हुआ? ऑप्शंस क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज हु हेड्स द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको हेड कौन करता है, ये सवाल है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर, सॉरी 2 बार आ गया ये ऑप्शन में, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है विच इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, वैसे तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी भी हो गया ना, थोड़ा एरर आ गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड्स किसे? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। तो ये ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल डेटा है, नोट कर लेंगे। इन विच ईयर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान? देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस देखिए, और आपको पता, मे भी कुछ लोगों को पता हो कि कौन सा ईयर था, लेकिन अगर नहीं भी पता हम देख लेंगे अच्छे से, है ना। तो बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान इन कौन से साल में? 1971, 1972, 1973 और 1974। तो करेक्ट आंसर बताइए। आंसर इज 1971। देखिए अगर आप मैप में देखो, पहले आप बांग्लादेश को मैप में देख लीजिए, ये आपको इंडिया इधर दिख रहा है ना, इधर नेपाल, भूटान, अलग अलग कंट्रीज है। दिस पोर्शन इज बांग्लादेश, है ना, बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ में आएगा बांग्लादेश, विद कैपिटल ढाका, ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश जो पहले था 1971 से पहले, इसे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, ये आपने ध्यान रखना है, ईस्ट पाकिस्तान इसे कहते थे। फिर क्या हुआ, 1971 में इंडो पाक वॉर हुई। इंडो पाक वॉर में बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया क्योंकि इंडिया जीत गया था, और हम इसे एक और नाम भी देते हैं, दैट इज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, है ना। 1971 की वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई, दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ध्यान रखेंगे। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं आपने नोट करने हैं। और 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल गई फ्रॉम पाकिस्तान, पहले ईस्ट पाकिस्तान ये कहलाता था। बांग्लादेश के आसपास अगर आप कंट्रीज देखो तो कौन कौन सी आ जाएगी, म्यांमार एंड इंडिया, है ना, म्यांमार और इंडिया 2 कंट्रीज, तो ध्यान रख लेंगे। Through which one of the following groups of countries does the equator passes? देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इनमें से कौन सी कंट्रीज से, है ना, इक्वेटर जो है वो पास करता है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सुडान एंड मलेशिया, और वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। सो करेक्ट आंसर इज कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ये देखिए आप ग्लोब, और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है, दैट इज इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर है, कहाँ कहाँ से पास करिए आपको देखना है। दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, और यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट आता है। तो 3 कॉन्टिनेंट से ये लाइन पास करती है, और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जहाँ से ये पास कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये सवाल है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ठीक है, ये था सेट 3, पहला दूसरा अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेट में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस सवाल का जवाब दीजिए, और बीच में मैंने एक और सवाल पूछा था उसका भी जवाब दीजिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।